तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे 1757 की एक छोटी सी सैन्य झड़प ने दुनिया के इतिहास में संपत्ति के सबसे बड़े और सबसे व्यवस्थित हस्तांतरण का रास्ता खोल दिया। मेरा मतलब है ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने सच में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नक्शा ही पलट कर रख दिया। अब जरा इस नंबर पे गौर करें, 64.82 ट्रिलियन डॉलर। यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत या मामूली अनुमान नहीं है। ये आंकड़ा साल 2020 के हिसाब से उस संपत्ति का आधुनिक मूल्य है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप से निकालकर ब्रिटेन भेजा गया। मतलब एक ऐसा आर्थिक रिसाव जो सदियों तक चलता रहा, उसका अंतिम परिणाम कितना भयानक और विशाल हो सकता है, इसकी सिर्फ कल्पना करने से ही सिहरन होने लगती है। भाग 1, प्लासी से पहले बंगाल की समृद्धि। इस लूट के पैमाने को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि बंगाल कितना समृद्ध था। 65,000 टन। ये वो चावल की मात्रा है जो 1720 के दशक में मुर्शिदाबाद के केवल एक स्थानीय बाजार से हर साल बेची जाती थी। जरा सोचिए, एक अकेला बाजार और इतना सारा व्यापार। ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि युद्ध से पहले बंगाल की कृषि और व्यापारिक क्षमता वास्तव में कितनी उन्नत थी। और ये तुलना पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हमारे पास 1757 से पहले का एक स्वतंत्र फलता फूलता अर्थतंत्र है, जहां ढाका जैसे शहर थे और पूरी दुनिया में मशहूर मलमल का उद्योग था। और दूसरी तरफ एक ऐसा उपनिवेश जिसे सुनियोजित तरीके से बर्बाद कर दिया गया। औपनिवेशिक कब्जे के बाद बंगाल सिर्फ और सिर्फ भारी व्यापार घाटे और नकदी फसलों पर निर्भर रहने वाला क्षेत्र बनकर रह गया। कितना बड़ा बदलाव था ये, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। 1757, एक प्रतिशोध की त्रासदी। देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। घटनाओं का ये पूरा क्रम किसी भयानक रिवेंज ट्रेजेडी यानी प्रतिशोध की कहानी जैसा लगता है। राजनीतिक अस्थिरता, घसेटी बेगम के रचे गए षड्यंत्र और अंततः युद्ध के मैदान में मीर जाफर का वो विश्वासघात। इसी धोखे ने रॉबर्ट क्लाइव के मात्र 3,000 सैनिकों को 50,000 की एक विशाल सेना को हराने का मौका दे दिया। सच कहें तो यह हार हथियारों से नहीं, बल्कि पीठ में छुरा घोंपने से तय हुई थी। अब इस दुस्साहस को देखिए। बंगाल विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने व्यक्तिगत रूप से 3 लाख पाउंड की भारी भरकम जागीर अपनी जेब में डाल ली। और जब एक ब्रिटिश संसदीय समिति ने उससे इस लूट के बारे में सवाल किया, तो उसका जवाब था, सभापति महोदय, इस क्षण मैं अपने स्वयं के संयम पर चकित हूं। मतलब इतनी बड़ी लूट के बाद भी उसे लग रहा था कि उसने बहुत कम लिया है ना? बिल्कुल हैरान करने वाली बात। आइए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। भाग 3, संपत्ति का पलायन। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक औपनिवेशिक शक्ति बिना किसी तत्काल पतन के इतनी भारी संपत्ति लगातार कैसे निकाल लेती है? इसका सीधा सा जवाब एक बहुत ही चालाकी से रची गई अकाउंटिंग ट्रिक या लेखांकन चाल में छिपा है। इसे आसान भाषा में समझें तो उपनिवेशवादियों को माल खरीदने के लिए अपने देश से एक भी पैसा नहीं लाना पड़ता था। वे यहीं के लोगों से वसूले गए करों का उपयोग कर रहे थे। एक तरह से 100% मुफ्त संपत्ति का हस्तांतरण। अगर हम इस जटिल अर्थशास्त्र को 3 सरल चरणों में तोड़ें तो ये चौंकाने वाला लेन-देन कुछ ऐसा दिखता है। पहले, कंपनी एक किसान से कर वसूलती है। फिर उसी कर के पैसे का उपयोग करके कंपनी उसी किसान का माल, जैसे कपड़ा या चावल, खरीद लेती है और अंत में उस माल को बिना कोई असली कीमत चुकाए ब्रिटेन भेज दिया जाता है। असल में देखा जाए तो किसान अपना माल पूरी तरह से मुफ्त में सौंप रहा था। ये सच में एक बहुत बड़ा घोटाला था। इस व्यवस्था का असर कितना भयानक था, ये 19वीं सदी के एक ब्रिटिश प्रशासक जॉर्ज विंगेट के इस अवलोकन से एकदम साफ हो जाता है। उनका कहना था कि पूरी राशि को समुद्र में फेंक देना वैसा ही है जैसा इसे दूसरे देश में स्थानांतरित करना। और ये बिल्कुल सच है। जब एक देश में कर जुटाए जाते हैं और उस पैसे को वापस उसी अर्थव्यवस्था में लगाने के बजाय 7 समंदर पार खर्च कर दिया जाता है, तो ये पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को ही सुखा देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। भारत अपने निर्यात से जो भी विदेशी मुद्रा कमा रहा था, उसे लंदन में बैठे बैठे होम चार्जेस या घरेलू व्यय के नाम पर लगातार बेअसर किया जा रहा था। कागजों पर देखें तो भारत तकनीकी रूप से व्यापार में लाभ कमा रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वो सारा का सारा लाभ एक प्रशासनिक कागजी कार्यवाही के जरिए सीधे ब्रिटेन की झोली में जा रहा था। अब इस लूट का जमीनी असर क्या हुआ, इसे समझते हैं। भाग 4,
विऔद्योगीकरण और बढ़ती गरीबी। इस सुनियोजित आर्थिक हेरफेर ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से विऔद्योगिकीकरण, विदेशी निर्भरता और भयानक अकालों की आग में धकेल दिया, जो कभी अपने बेहतरीन मलमल और रेशम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। एक तरफ सस्ते ब्रिटिश कपड़ों ने स्थानीय कारीगरों को बेरोजगार कर दिया, तो दूसरी तरफ किसानों को अनाज उगाने के बजाय इंडिगो और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। नतीजतन भोजन की भारी कमी होने लगी। और हाँ, यहाँ एक बात में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आधुनिकीकरण के प्रयास भी मुख्य रूप से उनके अपने औपनिवेशिक और आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए ही किए गए थे। रेलवे का निर्माण स्थानीय लोगों के कर के पैसों से हुआ था, और इसका असली मकसद भारत के कच्चे माल को तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाकर ब्रिटेन ले जाना था, न कि भारत का विकास करना। आर्थिक तबाही तो हुई ही, लेकिन समाज पर इसका क्या असर हुआ? भाग 5, सामाजिक और शैक्षिक पतन। प्लासी के युद्ध के बाद स्थानीय आबादी की स्थिति सच में बहुत दयनीय हो गई थी। उनकी पीढ़ियों पुरानी पारंपरिक प्रणालियों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन के तहत राजस्व की अंधी भूख ने जमींदारी प्रणाली में बेहद कठोर बदलाव किए। इसके कारण एक ऐसी व्यवस्थित कर्जदारी पैदा हुई जिसने पूरी की पूरी पीढ़ियों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया। भारतीयों को अपनी ही जमीन पर दुयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। और शिक्षा का तो और भी बुरा हाल किया गया। भेदभावपूर्ण नीतियों ने भारत के सदियों पुराने शैक्षिक ढांचे को जड़ से कमजोर कर दिया। जहां पहले मदरसों और पाठशालाओं में गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, वहीं अब उन पर भारी कर लगा दिए गए। छात्रों की आवाजाही को रोक दिया गया। नतीजा क्या हुआ? शिक्षा का स्तर भयानक रूप से गिरा और पूरे क्षेत्र में निरक्षरता दर अचानक से आसमान छूने लगी। तो इतने चौंकाने वाले डेटा और इतिहास की इन त्रासदियों के इस गहरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज अतीत नहीं होता। हमें ये सोचना ही होगा कि 64 ट्रिलियन डॉलर के इस विशाल संपत्ति हस्तांतरण की गूंज आज की इस आधुनिक दुनिया में वैश्विक आर्थिक असमानताओं को किस तरह आकार दे रही है। इसी विचारोत्तेजक और गहरे प्रश्न के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।